वालिद साहब को गर्दों में तकलीफ रहने लगी तो फैक्ट्री से जवाब मिल गया। तभी घर की सभी औरत गुड़ियां बनाकर आमदनी में इजाफा करने की कोशिश में लग गए। तब मैं 13-14 बरस की थी। मुझे घर के मामलात से कोई सरोकार न था। मजबूरन ये काम करना पड़ा तो हर वक्त जिनी जिला रहने लगी। बहन भाइयों में मैं ही बड़ी थी। सबसे ज्यादा काम भी मुझे ही करना पड़ता था। अनथक मेहनत के बावजूद पेट भर खाने को ना मिलता, ऊपर से माँ, दादी और अक्सर फूफो की डांट डपट के बायस में बगावत पर उतर आए। अब मैं घर को एक दोज़ख समझने लगी। हर वक्त यही सोचती कि कैसे इस घर और हालात के अजाबों से छुटकारा मिले। निजात की कोई सूरत नजर नहीं आती थी। जब भी अफसुर्दगी का दौरा पड़ता खिड़की के पास जा खड़ी होती और गली में झांकने लगती। इस तरह मुझको सुकून मिलता। ये घर की गोया मेरी सहेली थी। यहाँ खड़े होकर मैं खुद से बातें करती, दिल का बोझ हल्का हो जाता और मैं नॉर्मल हो जाती और अफसुर्दगी की कैफियत से निकल आती। गोया ये जगह मेरे लिए गोशा आफियत थी। ये घर की सीमा का पर्दा थी, जहाँ से मैं दिल्ली में रवा दवा रहने वाली जिंदगी को एक फिल्म की चलती हुई रेल की तरह दिलचस्प और महवियत से देखती। थका देने वाली सोचों का सफ़र चंद लम्हों के लिए राहत में बदल जाता और मैं बागी ख्यालात के बोझ को दिमाग से हटाकर हल्की फुल्की हो जाती। माँ को मेरे इस मशगले से चढ़ थी। वो जब भी मुझे खिड़की में खड़े देखती, बेनुक्त सुना है और आबा की पुश्तों को कोस्त यह है कि आदत थी कि वो रोज़ दोपहर के खाने के बाद घंटा 2 घंटा सो जाती थी। बस यही वक्त मेरी जिंदगी का हासिल था। मैं पूरे 2 घंटे खिड़की से बाहर गली में झांकते गुजार देती। कभी लड़के आपस में खेलते और झगड़ते नजर आते और मुख्तलिफ किस्म के फेरी वाले दिलचस्प आवाज़ में लगाते हुए गुजरते। मुतहर्रिक जिंदगी और इसका शोर, इस महवियत में यह ख्याल कभी ना आया कि कोई और भी इतनी महवियत से मुझे देखता होगा। कभी कभी दोपहर सुनसान हो जाती थी, जब मई जून की कड़कती गर्मी पड़ती। ऐसे में बस एक शख्स ही गली में उधर से आधर टहलता दिखाई देता। चंद बार गौर करने पर यह हकीकत मुझ पर आश्कार हो गई कि यह शख्स वही है जो अपनी दोपहर मेरे तस्वीर में गली में टहलते हुए गुजारता है। तभी मैंने भी इसको तवज्जो से देखना शुरू कर दिया। इसके बाद इसकी नज़रों में शिकायतें होने लगी, जिनको मैं नज़रअंदाज कर देती। जब रात को सब सहम में सो जाते, मैं कमरे में जाकर खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर झांकने लगती। तब भी वो शख्स मुझको गली में टहलता हुआ ही मिलता। यूं दो दलोनी की हिकायतें लोहे के जंगले के अंदर से कही और सानी जाने लगी। ये गली एक तरफ से बंद थी और रात को आमद और रफ्त तकरीबन ख़त्म हो जाती थी। गली छूटी थी, लिहाजा इसमें गिनती के चंद घर थे। तभी रात को मैं सानसान गली में दरवाजे से भी झांकने लगी, क्योंकि झांकना मेरी आदत थी, वरना बेचैनी होती। खिड़की में लोहे की सलाखें लगी थीं। इसमें से झांकने से मुझे यूं महसूस होने लगा था जैसे घर जेल है और मैं एक कैदी हूँ जो सलाखों से झांकने पर मजबूर है। एक रोज़ इनाहे ने डांटा कि अगर अब तुझे खड़ कैसे बाहर झांकते पाया तो तेरे आबा से शिकायत कर दूंगी। सारा दिन गली में झांक कर वक्त ज़ाय करती रहती है, तभी काम पड़ा रहता है। जी बड़ा घबराया और मैंने गुड़िया बनाने से इनकार कर दिया। तमाम दिन रोती रही। इस रोज़ बादल छाए हुए थे, मांदगी हो गई, सब सो गए तो मैंने आहिस्ता से दर की कुंडी खोली और बाहर निकल गई। तमाम गली सानिसान थी, कोई जीरू न था। नवीद भी नहीं कि जो रोज़ गली में मार्च किया करता था, वो भी आज अपने घर में डूब गया था। मैं इस तरह गली में चलती चली गई जैसे कोई गैर मरी ताकत मुझको बिल रही हो। इतने में बारिश शुरू हो गई। जब तमाम ही भीग गई तो एहसास हुआ कि मैं तो घर से काफ़ी आगे निकल आई हूँ। तभी पलटी और घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। इतने में एक खिड़की से आती रोशनी मुझ पर पड़ी। कोई अपनी खुली खिड़की से मुझे देख रहा था। ये नवीद था। जब इसने मुझे बारिश में तन्हा जाते देखा तो समझ गया कि मैं उसी की तलाश में निकली हूँ। वो फौरन दरवाज़ा खोल बाहर आया और मुझको होले से पुकारा, सदफ और को, कहाँ जा रही हो? इसकी आवाज़ सुन कर मैं ठहर गई। दिल ने गवाही दी कि हाँ, तो उसी की आवाज़ सुनने की खातिर घर से निकली थी। इसकी आवाज़ सुन कर लगा जैसे अंधेरे में चिराग जल गया हो। वो मेरे करीब आया और मुझको सरतापा बरसात में शराबूर देकर अपने घर की बैठक में ले गया। बस इस मुलाकात के बाद मेरे दिल से किसी अजनबी से मिलने का खौफ दूर हो गया, क्योंकि नौयद अब मेरे लिए अजनबी ना रहा था।
इसके बाद तो जब जी घबराता, आधी रात को बेधड़क इससे मिलने चली जाती। अब मैं अपनी हर मुश्किल पर उलझन के और मुसीबत का तस्करा इससे करने लगी, क्योंकि मैं इसी को नजात दहिंदा समझती थी। इसके साथ डाके सिक बांटने से जी हल्का हो जाता था। मैं इसको अपनी फिगार उंगलियां दिखाती कि देखो, गुड़ियां बनाते हुए कितनी बार सुई मेरी उंगलियों में खुब जाती है। इससे कहती मुझसे शादी कर लो, वरना मैं घट घट कर मर जाऊंगी। वो तसल्ली देता कि खातिर जमा रखो, तुम मेरी हो, तुम ही को अपना बनाओ। जरा सी मोहलत चाहिए, थोड़ा सा सब्र कर लो और मुनासिब वक्त आने दो। बस ऐसे ही तसल्लियों की छतरी तले और मुनासिब वक्त के इंतज़ार में मैं उसकी बैठक में इसकी हो गई। इसी तरह मैं रोज़ अपने दाखों के साथ खुद को इसके हवाले करती रही, लेकिन एक दिन जब अपने सामने ख़तरा महसूस किया तो इसरार किया कि रिश्ते के लिए अपनी इटाहे को भेजो। इसके बाद वो ऐसा गायब हुआ कि फिर दिखाई ना दिया। वो अपने दादा और दादी के पास गांव चला गया। उसने मुझे अपनी सूरत ही ना दिखाई। मेरी बचपन की एक सहेली शाजिया थी, जिसकी शादी हो गई थी। पहले वो हमारे घर के करीब रहती थी, लेकिन फिर शादी होकर शहर चली गई थी। एक रोज़ वो मेरे पास आई। मुझे परेशान देखकर वजह पूछी तो मैं अपना दा के ज़ब्त ना कर सकी और रोने लगी। उसने गिले लगाया, तसल्ली दी और भरोसा दिलाया तो सारी बात इसको बता दी। उसने उम्मी से मुझे अपने साथ 2-3 दिन के लिए घर ले जाने की इजाज़त ली और मुझे शहर लिए आए। इसके घर आकर मेरी जान में जान आई। इसने आते ही मेरे दाके का मुदावा किया, क्योंकि इसकी बड़ी नंद डॉक्टर थी। इस तरह इसने मुझे हर अंदेशे से निजात दिलवा दी। मैंने सिक कर सांस लिया और 4 रोज़ बाद वो मुझे अपनी कार पर मेरे घर छोड़ गई। इस बात का इल्म सिवाय शाजिया की नंद के किसी को ना था। 2 माह बाद शाजिया मुझसे मिलने दोबारा हमारे घर आए। वो अपने मैके मिलने आई थी, क्योंकि वो और उसका शौहर मुख से बाहर जा रहे थे। मैके में 2 दिन रहकर वो वापस चली गई। नवीद की बेवफाई से मैं काफ़ी अफसुर्दा रहने लगी थी। 1 साल गुजर गया। इसके बारे साना के दुबई निकल गया है। बहरहाल मैंने तो सब्र कर लिया। अम्मी अब मुझको मुसलसल अफसुर्दगी में डूबा देखकर कुढ़ती थी। मेरी उम्र 16 साल हो चुकी थी। वालिदैन को मेरी शादी की फिक्र भी सताने लगी थी। इत्तेफाक से एक रोज़ शाजिया की उम्मी मेरी माँ से मिलने आई तो इनकी नज़र इंतखाब मुझ पर पड़ गई। इन दिनों वो अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। उन्होंने उम्मी जान से मेरा रिश्ता मान लिया। ये खुशहाल लोग और पुराने हमसाए थे, भला उम्मी अबू क्यों इनकार करते। यूं मेरी मंगनी शाजिया के भाई जलीस से हो गई, ताहम शाजिया को खबर ना हो सकी कि मैं उसकी भाभी बनने जा रही हूँ। इससे सिर्फ इस कदर मालूम हो सका कि इसके भाई की मंगनी कर दी गई है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी शादी शाजिया के भाई से हो, क्योंकि वो मेरे हर राज से वाकिफ थी। सोचती थी अगर वो यहाँ होती तो शायद कभी मेरा रिश्ता अपने भाई से न होने देती। मैं तो समझ रही थी उसे लंदन में इल्म हो चुका होगा कि इसके भाई की शादी मुझसे होने जा रही है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि क्यों इसके वालिदैन ने मेरा नाम उसको नहीं बताया। वो नाम सुनकर भी ना समझ सकी कि ये मैं हूँ, इसकी बचपन की सहेली। बहरहाल जो भी हुआ, वो अपने भाई की शादी पर ना पहुँच सकी थी। इन दिनों मोबाइल फ़ोन नहीं थे, सादा फ़ोन हुआ करते थे। मम्मी के 2 माह बाद शादी हो गई और इस सिलसिले में मेरी कुछ सुनवाई न हुई। हालांकि मैंने उम्मी को मना भी किया था। उन्होंने डेट दिया, कहा कि जलीस अच्छा लड़का है, तुम्हारी सहेली का भाई है। आखिर इसमें क्या खराबी है। मैं मुसलसल इनकार करती रही, लेकिन ये न बुतिस्की की खराबी जलीस में नहीं, मुझ में है। परेशान थी कि जब शाजिया को इल्म होगा कि मैं उसकी भाभी बन रही हूँ तो इसका रद्द अमल किया होगा। डर ये भी था कि शायद वो इस हकीकत को बर्दाश्त न कर सके। कोई बहन भी यकीनन ऐसा न चाहेगी कि एक ऐसी लड़की जिसके दामन पर धब्बा लग चुका हो इसके भाई की दाल्हन बने, खा वो उसकी कितनी ही प्यारी सहेली क्यों ना रही हो। खैर हुई हो गई। घर में मिसरतों के फूल बिखरे हुए थे। मैं भी जलीस को पाकर खुश थी कि वो नवीद से 1000 दर्जा बेहतर और प्यार करने वाले शौहर थे। ताहम ये खौफ मुझे अंदर अंदर खाए जाता था कि शाजिया चाहे कितनी फराख दिल क्यों ना सही, वो मेरी लफ्जिश को ना भला पाई होगी। जलीस को अपना गिरविदा देखकर अब सोचती थी कि मैंने कितना बुरा किया जो शादी से पहले ही नवीद से शनासाई कर ली। भला इस आर्जी खुशी का क्या सिला मिला, हमेशा का पछतावा और खौफ। एक रोज़ शाजिया का लंदन से फ़ोन आया।
जलीस से बात की और कहा कि भाभी की मुझसे बात करवाओ। अब मैं थी कि स्वान बैठी थी, मेरा खून ही जैसे खुश्क हो गया था। जलीस ने मेरी सूरत देखी तो पूछा, क्या हुआ है, तुम क्यों ऐसी जल्द हो गई हो? मैंने इशारे से कहा कि चक्कर आ गया है, तबीयत ठीक नहीं है। इस तरह मैंने शाजिया से बात न की। जलीस ने से कह दिया कि तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, फिर किसी दिन बात करवा दूंगा। अब जब कभी शाजिया का फ़ोन आता मैं बहाने बनाती, आनाकानी करती और उसके साथ फ़ोन पर बात करने से गुरेज करती। शाजिया जान चुकी थी कि मैं वही सदफ हूँ। ये भी खूब समझती थी कि दाग दीरद अम की वजह से मैं इससे बात करने से कतराती हूँ, लिहाजा इसने जलीस से कहना तर्क कर दिया। ताहम मेरी सास और ख़ुद जलीस भी हैरान थे कि मैं इतनी गोहरियावर बचपन की गोइयां से क्यों बात नहीं करती। हैं दिल ही दिल में दा करती कि खुदा करे शाजिया लंदन से कभी ना आए, हमेशा के लिए वहाँ ही रह जाए, या फिर खुदा से इतना बड़ा ज़र्फ अता कर दे कि मेरे माजी की ख़ता बायला कर वो मुझे गले लगाई ले और मेरा पर्दे रख ले। अब तो मैं मर कर भी जलीस से जुदा ना होना चाहती थी। नवीद के साथ चंद रोज़ा प्यार के धोखे में गुजारे दिन मुझको एक भयानक ख्वाब जैसे लगते थे। मेरी और जलीस की शादी के 2 बरस बाद बिलाखिर वो खौफजदा कर देने वाला दिन भी आ गया, जब शाजिया का फ़ोन आया कि वो और उसके शौहर पाकिस्तान आ रहे हैं। दावा कर रही थी कि वो मुझसे खंदा पेशानी से मिले और खफगी का इजहार ना करे। खुद को समझाती कि मेरी सहेली एक नेक दिल और रहम दिल इंसान है, फिर वो यूरोप से आ रही है, यकीनन मेरे बारे तंग दिली से न सोचेगी। मगर मेरा ख्याल गलत। उसने आते ही अपने वालिदैन से झगड़ा शुरू कर दिया कि इसे रिश्ता तय करते वक्त अहमियत क्यों ना दी गई, क्यों ना बताया कि वो जलीस की शादी किस लड़की से कर रहे हैं। वो कह रही थी मैं जलीस की बहन और आपकी बड़ी बेटी थी। रिश्ता करते वक्त मुझसे तो मशवरा कर लिया होता। बेशक सदफ मेरी गहरी सहेली थी, बचपन की दोस्त थी, लेकिन कुछ मामलात इतने अहम होते हैं कि अपनों से सलाह मशवरा ज़रूरी होता है। मेरी सास बेचारी परेशान हो गई कि ये शाजिया को क्या हो गया। आते ही मूड ख़राब कर लिया और झगड़ने बैठ गई। हालांकि हमने उसकी प्यारी सहेली को उसकी भाभी बनाया और सलाह मशवरा भी इस वजह से ना किया कि वो तो इस रिश्ते पर कतई एतराज़ ना करेगी बल्कि खुश होगी। जलीस ने शाजिया से कहा, आपा अब तुम नाराज़ी को जाने भी दो। मेरी शादी को 2 साल गुजर चुके, बात पुरानी हो गई है, और नहीं तो अपनी सहेली का ही ख्याल कर लो। देखो तो सदफ बेचारी कैसी सहम गई है। तुम ऐसी तो ना थी, यूरोप जाकर तुम्हारे मिजाज को क्या हो गया है? मगर वो तो इतनी असी में थी कि आसमान सर पर उठा लिया था। इसके शौहर ने भी समझाया मगर उसका अका कम होने में ना आ रहा था। बस एक ही वजह बताकर बातें सानाए जाती थी कि तुम लोगों ने मुझसे मशवरा क्यों ना किया। इस बात के सवा इसने कोई दूसरी बात मुंह से ना निकाली, मगर मैं खूब समझ रही थी कि वो क्यों उनका कर रही है। दरअसल वो अपने घर वालों पर नहीं बल्कि मुझ ही पर दरपर्दा खफा हो रही थी। ए में चाप मेहरबालब मुंह में लिंघनियाँ डाले बैठी थी, सोच रही थी इसका अज़ा बजा है। तन्हाई मिले तो इससे कुछ कहूँ, मुआफ़ी मांगूं? बताओ है कि मैंने तो माँ से एहतिजाज किया था। 1-2 दिन इसका मूड ख़राब रहा, जैसे बनावटी असहते, फिर खुद ही नॉर्मल हो गई और मूड मिजाज ठीक कर लिया। मैंने तब भी सुकून का सांस न लिया, लेकिन बाकी घर वाले पर सुकून हो गए। कुछ दिन मैके रहकर वो अपने शौहर और बच्चों के साथ ससुराल चली गई। वहाँ 2 माह क़याम किया, यहाँ तक कि लंदन वापस जाने का वक्त आ गया। इसे मैके दोबारा आना था मगर वो नहीं आई, अलबत्ता फ़ोन पर अपने घर वालों को खुदा हाफिज़ कहा। मुझसे भी सरसरी बात की, कोई गल्ला शको न किया और न मुझे मुआफ़ी तलाफ़ी का मौका दिया। बस इसी कदर बोली कि जो तकदीर में था हो गया। मैंने अपने भाई का तुमसे वालेहाना प्यार देखा है। दावा करती हूँ तुम लोगों का घर सदा आबाद रहे है और मेरे भाई जलीस का दिल हमेशा शादर है। इसे मैं किसी किस्म का के नहीं पहुँचाना चाहती। तुम भी मेरे भाई का ख्याल रखना और उसको कभी कोई सदमा ना पहुँचाना, हमेशा वफादार रहना। शाजिया का फ़ोन सुआन कर मुझे यूं लगा जैसे मनोबोझ मेरे दिल से उतर गया। खौफ दूर हुआ तो सिक्का सांस लिया। मुझको लगा जैसे आज ही मेरी शादी जलीस के साथ हुई है, मुझको नई जिंदगी मिली है। इसके बाद शाजिया 8 साल तक वतन वापस नहीं आई। इस दौरान मेरे 4 बच्चे हो गए। जब मेरी सास और सर बीमार पड़े तब वो आई तो हम दोनों ही अलिफा देट्रुम हो चुकी थीं। वो मुझसे पहले की तरह मिली।
میرے بچوں کو لپیٹ لیا، ان سے بہت پیار کا اظہار کیا اور بولی، صدف مجھے معاف کر دو، پہلی بار جب آئی تھی تو دل میں عصا لے کر آئی تھی، شاید وہ میرے فطرت رد عمل تھا، مگر اب میرے دل میں عقا نہیں ہے، کیونکہ میں نے دین کی تعلیم سے یہ سبق لیا ہے کہ احسان کر کے جتلانا چاہیے اور شادی تقدیر سے ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، میں اب تمہاری اور اپنے بھائی اور تم دونوں کے بچوں کی خوشیوں اور سلامتی کی دعا کرتی ہوں۔ پردیس میں بھی بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، وہاں کی زندگی آسان نہیں ہے، البتہ وہاں رہ کر میں نے یہی سیکھا ہے کہ جیو اور جینے دو میں اس کی باتیں سوان کر آپ دیدہ ہو گئے۔ میں نے کہا، صدف تم واقعی اعلیٰ ظرف ہو، تم نے اس ایک بات کو سوچا اور سمجھا کہ خطلانسان سے ہو جاتی ہے، تم نے میر اپر وہ رکھ لیا، تم نے یہ دوسرا بڑا احسان مجھ پر کیا ہے جس کو میں عمر بھر نہ بھلا سکوں گی۔